डियर स्टूडेंट्स, क्लास सर की क्लास में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं अध्याय 2 अम्ल, क्षार और लवण। इसके जो पाठगत प्रश्न हैं, जो पाठ के बीच बीच में आते हैं, उन प्रश्नों को पढ़ रहे हैं हम। तो प्रश्न नंबर हमारा पहला आ रहा है कि पीतल और तांबे के बर्तनों में दही एवं खट्टे पदार्थ क्यों नहीं रखने चाहिए। तो दो प्रकार के बर्तन हम थोड़ा इंडिकेट करते हैं। एक तो पीतल और तांबे के बर्तन, दो प्रकार के, ठीक है। पीतल और तांबे ये धातु हैं, पीतल भी धातु है और तांबा भी धातु है। इनके बर्तन में क्या नहीं रखने चाहिए? एक तो दही और कोई भी खट्टा पदार्थ नहीं रखने चाहिए। क्यों? इसका कारण हम बताना है। तो देखिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो पीतल होती है, पीतल एक मिश्र धातु है। इस पीतल मिश्र धातु में तांबा भी पाया जाता है और जस्ता भी पाया जाता है। ये तांबा और जस्ता दो धातुओं से मिलकर के पीतल बनती है। और तांबे को तो आप जानते ही हो, तांबा में तो तांबा है ही सही, तांबा तांबे से बनता है, ठीक है। तो हम ये देखते हैं, हम एक इमेजिन करते हैं कि हमारा एक पीतल का पात्र है और ये तांबे का पात्र है। तो इस पीतल के पात्र में जो पीतल का है, इसमें कौन कौन सी धातुएं हैं? एक तो तांबा भी है और दूसरा कौन सा है? जस्ता भी है, जिंक भी है। और ये पात्र जो हमारा है, ये किसका है? तांबे का। और इसमें ये वाली मेटल है। अगर इसमें हम दही भर दें, अभी हमने क्या भर दिया? इसमें दही भर दिया, इसमें भी दही भर दिया। अब आप बता सकते हैं कि दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है? दही में आपको याद होगा कि दही में अम्ल पाया जाता है लैक्टिक अम्ल। लैक्टिक अम्ल, तो यहां पर भी नीचे वाले में भी क्या है? लैक्टिक अम्ल है। अब होगा क्या, देखें हम। तो इस वाले केसेज में यदि पीतल का बर्तन है तो तांबा भी दही के साथ क्रिया करेगा, जस्ता भी दही के साथ क्रिया करेगा। तो तांबा भी दही के साथ क्रिया कर रहा है, जस्ता भी दही के साथ क्रिया कर रहा है। अरे भैया, ये तो दो दो हो गए तो क्रिया करने वाले। तांबे के बर्तन में तो फिर भी चलो तांबा ही क्रिया कर रहा है, लेकिन पीतल तो और खतरनाक हो रहा है, इसमें तो जिंक भी क्रिया कर रहा है। और जिंक इज मोर रिएक्टिव देन द कॉपर। सक्रियता श्रेणी जो एक्टिविटी सीरीज बोलते हैं हम, जिसको सक्रियता श्रेणी कहते हैं, सक्रियता श्रेणी में जिंक का स्थान ऊपर है, ज्यादा क्रियाशील होता है। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा? ऐसी कंडीशन में हानिकारक पदार्थ बनते हैं। कौन कौन से हानिकारक पदार्थ बनेंगे? अगर देखो, जिंक अगर लैक्टिक अम्ल के साथ क्रिया करेगा तो बनेगा जिंक लैक्टेट। क्या बनेगा बोलो? जिंक लैक्टेट। अगर तांबा यदि लैक्टिक अम्ल के साथ क्रिया करेगा तो बनेगा क्यूप्रिक लैक्टेट। तो जिंक लैक्टेट और क्यूप्रिक लैक्टेट बनेगा। अब ये जो आपका जो दही है ना, ये वाला, ये दही दही नहीं रहा, अभी इसमें तो केमिकल लोचा हो गया है। इसमें जिंक लैक्टेट बन गया है, इसमें क्यूप्रिक लैक्टेट बन गया है। बीच वाला जो दही है वो अभी भी दही है। और इसके अलावा देखो, एक सेकंड रुको, आप पूरी अभिक्रिया बताता हूं आपकी। जब यहां पर क्या, ये तो धातु है और ये अम्ल है। देखो, जब धातु की अम्ल के साथ अभिक्रिया कराई जाती है तो लवण बनता है, साथ में हाइड्रोजन गैस भी निकलती है, ठीक है। ये हाइड्रोजन गैस भी निकलेगी भैया। अब बोलो, तो हाइड्रोजन गैस क्या आप ये मानते हो क्या बर्तन में से निकलेगी? नहीं, पीतल के बर्तन में से निकलेगी क्या? नहीं निकलेगी। या तांबे के बर्तन में से नहीं निकलेगी। तो हाइड्रोजन गैस के बुलबुले कहां से निकलेंगे? ये देखो, ये हाइड्रोजन गैस के बुलबुले भी किस में से निकलेंगे? दही में से ही निकलेंगे। ये हाइड्रोजन गैस के बुलबुले यहां से भी, ये हाइड्रोजन गैस भी बाहर निकलने लग जाएगी और दही पूरा का पूरा खाने योग्य नहीं रहेगा, ठीक है, अखाद्य हो जाएगा। और यदि गलती से किसी ने खा लिया तो उसके शरीर में हानिकारक प्रभाव हो सकता है, फूड पॉइजनिंग हो सकती है। इसलिए हमेशा पीतल और तांबे के बर्तन में दही को नहीं रखा जाता है, अवॉइड किया जाता है। आपने देखा भी होगा कि आपके घरों में महिलाएं जो हैं वो दही को चीनी मिट्टी के बर्तन में, कांच के बर्तन में, इस तरीके के बर्तनों में रखा जाता है, ठीक है। तो आई थिंक समझ में आ गया होगा। इसका उत्तर हम इस प्रकार से देंगे। जब धातु के अम्ल के साथ अभिक्रिया कराई जाती है तो लवण बनता है और हाइड्रोजन गैस बनता है। जब दही को पीतल या फिर तांबे के बर्तन में रखा जाता है तो हानिकारक लवण जैसे कि जिंक लैक्टेट, क्यूप्रिक लैक्टेट बनते हैं।
ये हानि, और साथ में दही में से हाइड्रोजन गैस निकलती है जिसके कारण दही खाने योग्य नहीं रहता है और इसका शरीर पर दुष्प्रभाव हो जाता है। इसकी वजह से हमेशा इसको इन बर्तनों में नहीं रखा जाता। आई थिंक बात समझ में आ गई होगी। हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। देखते हैं, हमारा दूसरा प्रश्न है, धातु की अम्ल के साथ अभिक्रिया होने पर, धातु की किसके साथ अभिक्रिया करा रहे हैं? धातु की अभिक्रिया हम करवा रहे हैं अम्ल के साथ। क्लियर? जब धातु की अम्ल के साथ अभिक्रिया करवाई जाती है, अम्ल के साथ अभिक्रिया होने पर कौन सी गैस निकलती है? गैस का नाम बताना है। बड़ा सिंपल सा प्रश्न, अभी हमने जस्ट पहले देखा ही है। जब धातु की अम्ल के साथ अभिक्रिया करवाई जाती है तो कौन सी गैस निकलती है? देखा हम इसको। जब धातु की अम्ल के साथ अभिक्रिया करवाई जाती है तो लवण बनता है, ठीक है, और साथ में गैस निकलती है, उसका नाम क्या है? हाइड्रोजन गैस। तो आप बड़ा सिंपल सा उत्तर दे सकते हैं कि कौन सी गैस निकलती है? हाइड्रोजन गैस। देख, इसका उत्तर है धातु की अम्ल के साथ अभिक्रिया होने पर कौन सी गैस निकलती है? जब धातु की अम्ल के साथ अभिक्रिया कराई जाती है तो हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होती है। बहुत अच्छी बात है। उदाहरण के द्वारा समझाइए, उदाहरण भी देना हमको। तो उदाहरण आप देखिए, देखिए आप धातु हम ले लेते हैं। सबसे पहले उदाहरण हम इसका देखते हैं। जब जिंक एक धातु है जिसकी अभिक्रिया तनु सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ करवाई जाती है तो लवण बनेगा, ये वाला अम्ल का लवण है, ये वाला, ठीक है। तो बनेगा जिंक सल्फेट, ये लवण बनेगा और साथ में गैस बाहर निकलेगी, अम्ल में से हाइड्रोजन बाहर निकलेगी, ठीक है। तो अब हम इसको उदाहरण दे देंगे, लिख दीजिए यहां पर आराम से जिंक लिख दो, यहां पर सल्फ्यूरिक एसिड लिख दीजिए और यहां पर लिख दीजिए आप जिंक सल्फेट और यहां पर हाइड्रोजन, ठीक है। अब एक बात और पूछ रहा हूं, देखिए इस गैस की उपस्थिति की जांच कैसे करेंगे आप? ये जो हाइड्रोजन गैस निकल रही है इसकी जांच कैसे करेंगे? तो आपको पता है, पहले हम पढ़ चुके हैं इस चीज को कि जो हाइड्रोजन गैस है वो आग में किस तरीके से क्या जलती है, फट फट की आवाज के साथ जलते हैं। तो इसका हम एक्सपेरिमेंट हमने किया था। देखो आपको याद होगा कि एक हम क्या लिया कि एक हमने टेस्ट ट्यूब ले लिया, टेस्ट ट्यूब में हमने क्या भर लिया था, दानेदार जिंक ले लिया था, दानेदार जिंक। इसके बाद इसमें से हमने एक बाहर की तरफ इसके कॉर्क में फिट करके बाहर की तरफ एक निकास नली लगाई थी और निकास नली को एक हमने टब था जो कि जिसमें कि हम साबुन का पानी भरा हुआ था, उस साबुन के पानी में हमने इस निकास नली को यहाँ से पास आउट किया था। तो इसमें से जो बुलबुले निकल रहे थे, साबुन में से जो बुलबुले निकल रहे थे, अब क्या हुआ, इसमें हम पहले से ही दो चीज़ें डाल चुके थे। ये तो क्या है, जिंक, और यहाँ पर हमने क्या भर दिया था, इसमें H2SO4 तनु सल्फ्यूरिक अम्ल डाल दिया था। और यहाँ पर रिएक्शन होने पर कौन सी गैस निकली थी? हाइड्रोजन गैस निकली थी। जब हाइड्रोजन गैस इस साबुन के पानी में से निकली थी तो यहाँ बुलबुले निकले थे। अब इन बुलबुलों को यहाँ पर हम क्या है, मोमबत्ती लेकर के यहाँ बैठे हुए थे, तो बुलबुले निकलेंगे, साबुन के पानी में से बड़े बड़े बुलबुले निकलते हैं। उन बड़े बुलबुलों को जब हमने यहाँ आग लगा करके माचिस की तीली जला करके फोड़ा था तो किस तरह की आवाज़ आई थी? फट फट की आवाज़ आई थी। तो हाइड्रोजन गैस का टेस्ट क्या होता है? हाइड्रोजन गैस को जब जलाया जाता है, इसके बुलबुलों को जब जलाया जाएगा तो फट फट की आवाज आती है। आई थिंक क्लियर हो गया होगा प्रश्न। अगला हम प्रश्न देखते हैं। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। इसमें लिखा हुआ है कि कोई धातु यौगिक ए, कोई धातु यौगिक है ए, इसका अपन को नाम पता नहीं है, ठीक है। तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ किसके साथ क्रिया कर रहा है? तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है तो बुदबुदाहट उत्पन्न होती है। बुदबुदाहट उत्पन्न जब ही होती है जब कोई गैस निकल रही होती है, तो ठीक है, उत्पन्न होती है। इससे उत्पन्न गैस, जो इसमें से जो गैस निकल रही है, ये जलती हुई मोमबत्ती को बुझा देती है। बुझा दिया उसने, ठीक है। यदि उत्पन्न यौगिक में से एक कैल्शियम क्लोराइड है, ठीक है, तो अभिक्रिया के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण दीजिए। हे भगवान, कितना बड़ा प्रश्न है।
और पूछ क्या रहा है, संतुलित रासायनिक समीकरण पूछ रहा है। दोबारा से देखना पड़ेगा। तो ये प्रश्न है कि ये पूरी की पूरी रेलगाड़ी है यार। कोई धातु यौगिक ए, एक बात समझ में आ गया होगा क्लियर, तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है तो बुदबुदाहट उत्पन्न होती है और इससे उत्पन्न गैस जलती हुई मोमबत्ती को बुझा देती है। देखिए बुझा देती है। और कौन सी गैस बुझा देती है आपको पता है कि, मैं आपको पहले बता देता हूं। ऑक्सीजन गैस जलाने में सहायक होती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बुझाने में सहायक होती है। अगर आग को बुझाना हो तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस आग को बुझा देती है। जलती हुई मोमबत्ती को कौन सी गैस बुझाएगी, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बुझाएगी। ध्यान रखना, एक तो ये, इसका मतलब कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है। यदि उत्पन्न यौगिकों में एक कैल्शियम क्लोराइड है, एक तो कार्बन डाइऑक्साइड है नंबर फर्स्ट, दूसरा आ रहा है आपका कैल्शियम क्लोराइड है, तो अभिक्रिया के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण दीजिए। बहुत सिंपल सी बात है, स्टार्ट करते हैं। देखिए आप, एक यौगिक ए है जिसका कि हमें नाम पता कुछ भी पता नहीं है। ये तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। ये एक्वस भी लिख सकते हैं हम इसको, एक्यू के रूप में भी लिख सकते हैं, ठीक है। डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ क्रिया करता है तो क्या बना रहा है, कैल्शियम क्लोराइड बना रहा है एक। ये तो उसने खुद नहीं दे रखा कि कैल्शियम क्लोराइड बना रखा। दूसरी बात, उसने एक बात बताई थी कि ये जलती हुई मोमबत्ती, एक गैस निकल रही है बुदबुदाहट के साथ जो जलती हुई मोमबत्ती को बुझा रही है। इसका मतलब कौन सी गैस निकल रही है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल रही है। अरे तो ये तो क्लियर हो गया कि यौगिक ए अब कौन सा है। देखिए हम इसमें जो क्लोरीन है, ये क्लोरीन वाला ये मसाला कहाँ से आया, देखो ये क्लोरीन यहाँ से आया, ये HCl से आया था, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से क्लोरीन बना। ये कैल्शियम क्या आया, इसका मतलब यहाँ पर कोई कैल्शियम का लवण है, ठीक है। एक तो कैल्शियम होगा ही सही, एक। दूसरा है आप इसमें देखें कि कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है, तो पूरी चांसेज है कि कार्बोनेट लवण भी हो सकता है, क्योंकि कार्बोनेट लवण है उसमें से ज्यादातर केसेज में कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। तो हमारा ये हो सकता है कैल्शियम कार्बोनेट। तो देखिए आप, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट। पिछले वाले वीडियो में हमने पढ़ा था कि जब कार्बोनेट लवणों की अभिक्रिया अम्लों के साथ करवाई जाती है तो लवण बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकलती है और साथ में बनता है जल। तो देखिए यहां पर यौगिक हमारा किससे संतुष्ट होता है, कैल्शियम कार्बोनेट से संतुष्ट हो रहा है। जब कैल्शियम कार्बोनेट है, इसकी अभिक्रिया तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ करवाई जा रही है, तो कौन सा लवण बन रहा है बोलो, कैल्शियम क्लोराइड। और साथ में कौन सी गैस निकल रही है बुदबुदाहट के साथ, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल रही है, साथ में एक प्रोडक्ट और बन रहा है, पानी निकल रहा है। तो इस क्वेश्चन को हम वापस देखते हैं, वापस रिपीट करते हैं और इसकी संतुलित रासायनिक समीकरण देख लेते हैं। भैया संतुलित देखना बहुत जरूरी है। अभी हमने इसका स्केलेटन लिखा है, क्या स्केलेटन, एक ढांचा लिखा है। तो अब हम लिखते हैं समीकरण को। देखिए CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट की अभिक्रिया जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ करवाई जाती है तो कैल्शियम क्लोराइड का निर्माण होता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकलती है और जल बनता है साथ में। देखिए कैल्शियम कितना है, एक। इसके बाद CO3 मतलब कार्बन इधर कितना है, एक, इधर ये कार्बन एक, इधर भी कार्बन एक। इसके बाद ऑक्सीजन इधर कितने आ रहे हैं, इधर ऑक्सीजन 3 आ रहे हैं, 2 ये और 1 ये, 3 इधर हो गए। H कितने हो रहे हैं, H यहाँ पर 1 है, यहां पर H कितना है, 2 है, तो ये 2 करो, ठीक है। 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद हाइड्रोजन भी 2 जगह, क्लोरीन भी 2 गए, तो क्लोरीन इधर 2, इधर भी क्लोरीन 2, सारी चीजें संतुलित। ये हमारी समीकरण संतुलित है। और यहां पर इसके नाम भी लिख देना नीचे। इसका नाम बोलो, एक बार नाम बताना, क्या नाम है इसका, कैल्शियम कार्बोनेट। इसका नाम क्या है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। इसका नाम है कैल्शियम क्लोराइड। इसका नाम है कार्बन डाइऑक्साइड और इसका नाम है जल, ठीक है। आप यहां पर इनके नीचे नाम लिख देना। तो वापिस देखते हैं हम, कोई धातु यौगिक ए है, उस धातु यौगिक का नाम क्या है बोलो, कैल्शियम कार्बोनेट। उस धातु यौगिक का नाम कैल्शियम कार्बोनेट है। कोई धातु यौगिक ए तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है तो बुदबुदाहट उत्पन्न होती है और उससे उत्पन्न गैस जलती हुई मोमबत्ती को बुझा देती है। इसका मतलब जलती हुई मोमबत्ती को कौन बुझाती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। यदि उत्पन्न यौगिकों में से एक कैल्शियम क्लोराइड है तो अभिक्रिया के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण दीजिए। ये नीचे वाली जो समीकरण है बच्चों, ये संतुलित रासायनिक समीकरण है, ऐसे की वैसी उतार देना और 2 में से 2 नंबर पूरे के पूरे आएंगे आपके, नो टेंशन। मिलते हैं शुक्ला सर के साथ फिर अगले वीडियो में। धन्यवाद बच्चों, थैंक यू।